हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज हम यहाँ पे नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम क्या करेंगे, हम जो है वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। राइट, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट हुआ था, उसके क्या रीज़न थे, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल वे में कवर करेंगे। राइट, तो ये जो आपकी बुक है, दिस इज द क्लास 9th की जो NCERT है, राइट, वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो एक तरफ आप यहाँ पे देख रहे थे कि अराउंड लेट 18th सेंचुरी में इंडिया में जो है क्या क्या चीजें हो रही थी। यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स आ चुके थे एंड अपनी जो है पकड़ वो मजबूत कर चुके थे, यहाँ पे अपना जो पावर है वो इस्टेब्लिश कर चुके थे, उसके बारे में बात की थी हमने। राइट, एंड दूसरी तरफ यहाँ पे ये तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडिया की। राइट, तो ब्रिटिशर्स की जो है एक तो इंडिया जो है वो कॉलोनी थी। राइट, दूसरी तरफ जो है कुछ और भी कंट्रीज थी जो कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज हुआ करती थी। तो उन्हीं में से जो एक थी वो फ्रांस भी थी। ओके, तो अब हम यहाँ पे जो है 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में जो है फ्रांस की क्या सिचुएशन थी, जब जो है एक तरह से फ्रांस जो है, राइट, फ्रांस का जो है मेन एनिमी जो है, ओके, वो कौन सा था, वो जो है ब्रिटिशर जो है उसके मेन एनिमी थे। एंड अमेरिका जो है, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी जो है वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी। तो फ्रांस ने जो है अब जो अमेरिका की भी मदद की थी ब्रिटिशर से जो है इन्हें एक तरह से आज़ाद करवाने के लिए। तो जो है अमेरिका बाद में आज़ाद हो जाता है, तो ये फ्रांस की मदद से यहाँ पे होता है। राइट, तो उसके फ्रांस में अब जो है 18th सेंचुरी में क्या क्या चीजें हो रही थी, क्या रीजन था कि यहाँ पे जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में हम यहाँ पे कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो दिस इज द चैप्टर 1, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। क्या था यहाँ पे 1774 में लुइस जो कि बर्बन फैमिली के किंग्स थे। ओके, लुइस ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स में से उनका नेम था लुइस, जो यहाँ पे नए किंग बनते हैं, वो फ्रांस की जो थ्रोन है उसे वो असेंड करते हैं। एंड उस समय में जो है वो 20 ईयर्स ओल्ड के थे। एंड उनकी जो मैरिज थी वो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट के साथ हो गई थी। ओके, तो अपॉन हिज असेशन, तो जब वो जो है इस थ्रोन को असेस करते हैं, यहाँ पे गद्दी को संभालते हैं, द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। तो वहां पे जो खजाना था, राइट, वो जो है उनका एम्प्टी था, वो बिल्कुल खाली था। एंड क्योंकि इससे पहले काफी लंबे समय तक वॉर चली थी, राइट, इनके जो है कई एनिमीज थे, उनके साथ इनकी जो है काफी लंबे समय तक वॉर चली थी। हम ब्रिटिशर्स की भी बात कर सकते हैं, उनके साथ भी जो है इनकी काफी लंबे समय तक जो है वॉर चली थी, जिसकी वजह से फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो ड्रेन्ड आउट हो गए थे। ओके, एंड देन उसके बाद में एक इनका फालतू खर्चा था, एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट जिसे हम बोल सकते हैं, मीन फालतू खर्चा था, उसको मेंटेन करने के लिए भी जो है इन्हें काफी पैसा देना पड़ रहा था। जो वर्सेल्स के पैलेसेस हैं, राइट, ये उसके ऊपर जो है ये हम बोल सकते हैं बर्डन ही था, ये जो कोर्ट यहाँ पे बनाया गया था। So under the Louis, the France helped the 13 American colonies to gain their independence। जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अमेरिकन कॉलोनीज की भी जो है इन्होंने हेल्प की थी कि वो इंडिपेंडेंस पा सके फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन से। एंड जब वो जो है अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है ये कर्जे में डूब जाता है। राइट, तो इनकी जो लिवर्स है, ये लिवर क्या है, ये इनकी करेंसी है। राइट, ये आपको यहाँ पे माइंड में रखना है। जो लिवर्स है, इट इज जो है ये जैसे पाउंड है, राइट, ये पाउंड के जैसे ही है, उसके इक्वली हम इसे बोल सकते हैं। तो ये इसकी करेंसी है। तो इस वॉर की वजह से जब ये अमेरिका की भी मदद करता है, तो जो है उस ये जो है कर्जे में जो है डूब जाता है, क्योंकि वहां पे भी जो है इन्हें पैसे की जरूरत थी। तो क्या होता है कि फ्रांस ने कई लोगों से जो है लोन भी ले रखा था। तो अब क्या होता है, कई ऐसे जो लैंडर्स थे जिन्होंने स्टेट को क्रेडिट दे रखा था, वो अब जो है इनसे ज्यादा पैसा जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो लीवर है, जो इनकी करेंसी है, उसकी वैल्यू काफी डाउन चली जाती है। इनका जो खजाना था वो खाली हो चुका था, ये कर्जे में डूबे हुए थे। तो अब जो लैंडर्स होते हैं वो भी इनसे जो है ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी लोन्स जो है वो चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सिचुएशन थी वहां पे।
तो अब क्या था यहाँ पे, सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। ऑब्वियसली अब इनके जो बजट का जो पैसा होता है, राइट, वो कहाँ पे जा रहा था, ये जो पेमेंट्स थी इनकी इंटरेस्ट पेमेंट में सारा जो है पैसा वो यहाँ पे जा रहा था। तो अपने इस रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए लाइक यहाँ पे आर्मी को मेंटेन करना था, कोर्ट को मेंटेन करना था, गवर्नमेंट ऑफिसेस को भी रन करना था, यूनिवर्सिटीज को रन करना था। तो अब स्टेट के पास एक ही रास्ता था कि वो जो है आम लोगों के ऊपर जो टैक्सेस लगाते हैं उन्हें वो इंक्रीज कर दे, राइट। इतना सारा जो है बर्डन यहाँ पे स्टेट के ऊपर आ चुका था, तो उनके पास अब यही रास्ता था कि वो जो है टैक्सेस को इंक्रीज करें। ओके, सो येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइस। तो टैक्सेस के साथ भी जो है वो इतना ज्यादा उन्हें फायदा नहीं होने वाला था, बट कुछ हद तक जो है वो उन्हें थोड़ा सा आराम मिल सकता था इन टैक्सेस से जो पैसा उन्हें आएगा। सो उस समय में जो फ्रेंच की सोसाइटी की अगर हम यहाँ पे बात करें लेट 18th सेंचुरी की, तो वो जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो भी जो है 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, मीन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एंड जो थर्ड नंबर वाले, राइट, जो थर्ड नंबर वाले लोग थे जिसमें हम बोल सकते हैं कि कॉमन लोग ही थे, जैसे पीजेंट्स हो गए, इस तरह के जो लोग थे उन्हें ही जो है सारा जो टैक्सेस है वो पे करने होते थे। एंड जो नंबर 1 एंड नंबर 2 वाले लोग हैं उन्हें जो है काफी प्रिविलेजेस दिए गए थे, राइट। जो उसे ऐसे बोला जाता है कि बाय बर्थ जो है उन्हें प्रिविलेजेस हैं एंड उन्हें जो है कोई भी टैक्सेस यहाँ पे नहीं पे करना है। एंड अगर कोई भी टैक्सेस यहाँ पे स्टेट के द्वारा लगाए जाते हैं तो वो ओनली जो थर्ड एस्टेट वाले लोग हैं वो ही पे करेंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में फर्स्ट स्टेट पे जो है कौन आ जाती है, क्लर्गी। ओके, जो इनके हम बोल सकते हैं कि जो प्रीस्ट होते हैं या फिर जो पादरी होते हैं, ओके, वो यहाँ पे आ जाते हैं, या फिर चर्च के जो पादरी होते हैं, राइट, वो हम यहाँ पे बोल सकते हैं। देन उसके बाद में नोबल्स आ जाते हैं, जो और भी रिच पर्संस होते हैं यहाँ पे जो कि स्टेट को चला रहे थे, राइट, वो यहाँ पे नोबल आ जाते हैं, या फिर जो स्टेट को जो चला रहे थे, राइट। देन ये जो फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट है इन्हें जो है टैक्सेस बिल्कुल भी पे नहीं करने हैं। तो टैक्सेस कौन यहाँ पे करता था, जो थर्ड नंबर पे थे। थर्ड नंबर पे कौन से आ जाते हैं, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स आगे, कोर्ट ऑफिशियल्स आगे, लॉयर्स आगे, पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स। देन स्मॉल पीजेंट्स जो होते हैं जो कि किसी दूसरे के खेत में काम कर रहे होते, जिनके पास अपना खेत नहीं होता है, लैंडलेस लेबर हो गए, सर्वेंट्स हो गए, राइट, इन सभी को आप जो है टैक्सेस पे करने होते हैं। तो सारा बर्डन आप जो है जो इंक्रीज टैक्सेस होंगे ये जो सारा बर्डन है वो थर्ड एस्टेट के ऊपर ही आ जाता है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट किया गया था वो इन्हीं लोगों के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। ओके, तो ये जो सोसाइटी थी उस समय में स्टेट्स की, वो जो है एक तरह से जो काफी पुराने समय की अगर हम यहाँ पे बात करें, 18th सेंचुरी के पहले की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फ्यूडल सिस्टम की सोसाइटी थी वहां पे। ओके, जो कि मिडिल एजेस से ही यहाँ पे चलती आ रही थी, सामंतवादी जो सोसाइटी होती है। ओके, तो इसे जो है ओल्ड रिजाइम भी बोला जाता है। इस तरह की सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए ओल्ड रिजाइम वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। ये वो सोसाइटी है जो 1789 से पहले यहाँ पे हुआ करती थी। ओके, सो पीजेंट्स जो होते हैं दे मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, तो जो पीजेंट्स थे उनकी पॉपुलेशन कौन सी थी, वो 90% ऑफ पॉपुलेशन थी यहाँ पे थर्ड एस्टेट में ही। एंड हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। तो उनमें से कुछ ही ऐसे लोग थे जिनके पास अपनी लैंड हुआ करती थी, बाकी जो है किसी दूसरे की लैंड के ऊपर ही खेती किया करते थे। ओके, सो अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय अ नोबल्स। तो ये जो नोबल्स होते हैं, ये जो सेकंड नंबर वाले जो लोग हैं, इनके पास अपनी लैंड होती, इनके लैंड के ऊपर ये पीजेंट्स यहाँ पे काम किया करते थे। तो इस तरह की सोसाइटी को हम जो है फ्यूडल सोसाइटी बोलते हैं। मीन जो है यहाँ पे जो नोबल्स हैं उन्होंने अपनी लैंड के ऊपर इन लोगों को जो है काम करने के लिए रखा हुआ है, राइट। सो क्या था यहाँ पे, the members of the first estate, that is the clergy and the nobility, they enjoyed certain privileges by the birth जो है उन्हें privileges थे, उन्हें टैक्स नहीं पे करने थे। and the most important privilege उनका यही था कि उन्हें जो है टैक्सेस नहीं पे करने हैं। and then उसके बाद में जो nobles होते जो सेकंड नंबर वाले हैं उन्हें कुछ feudal privileges भी थे, क्योंकि वो लैंड ओनर्स थे, बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे। तो दिस इंक्लूड द feudal dues which they extracted from the peasants। तो अब जो है इन्होंने अपनी लैंड इन पीजेंट्स को दे रखी
की थी, तो उन लैंड के ऊपर खेती करने के लिए ये जो पीजेंट से भी जो है कुछ ड्यूज जो होते हैं वो लिया करते थे, क्योंकि ये फ्यूडल सोसाइटी थी, तो ये अपनी लैंड जो है लोगों को खेती करने के लिए दे देते थे, उसके बदले में जो है वो इनसे पैसे लिया करते थे, राइट। तो ये जो है इनके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस थे, ये जो नॉबिलिटी थी, जो सेकंड नंबर वाले थे। सो पीजेंट्स वर ऑब्लिज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। अब ये जो पीजेंट्स होते हैं वो तो उन्हें वो मजबूरी में सारे जो सर्विसेज होती हैं वो अपने मालिक को देनी पड़ती हैं यहाँ पे, टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड्स एंड टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स। तो अब जो है ये जो लैंड यहाँ पे नोबल्स के द्वारा पीजेंट्स को दी जाती थी, जो थर्ड नंबर वाले जो पीजेंट्स थे यहाँ पे उन्हें दी जाती थी खेती करने के लिए। तो इसके साथ साथ जो है अब ये जो पीजेंट्स हैं उन्हें एक और काम यहाँ पे करना पड़ता था कि जब कभी भी ये जो नोबल्स यहाँ पे बोलेंगे कि आपकी आर्मी में हमें यहाँ पे जरूरत है, मीन युद्ध में जो है आपकी जरूरत है, तो ये जो लोग हैं, ये जो पीजेंट्स हैं, कुछ समय के लिए यहाँ पे पीजेंट्स का जो काम करते हैं फ्री टाइम में, उन्हें जो है जब यहाँ पे जरूरत है तो ये जो नोबल्स है ये किंग को, राइट, ये किंग को जो है ये सारी जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं आर्मी भी वो प्रोवाइड करवाया करते थे इन्हीं लोगों में से, इन्हीं पीजेंट्स में से। ओके, इन्हें जो है एज ए आर्मी वो जो है किंग को जो है प्रोवाइड करवाया करते थे। तो इन लोगों को, इन पीजेंट्स को जो है कुछ समय के लिए वॉर में भी जाना पड़ता था, राइट। तो ये जो पीजेंट्स थे वो ऑब्लिज थे, इन्हें जो है वो सारा काम करना ही पड़ता था जो इनके नोबल्स इन्हें बोलते थे, राइट। इस तरह की सोसाइटी को जो है फ्यूडल सोसाइटी बोला जाता है, राइट। सो अब क्या था यहाँ पे, अब ये जो चर्च है वो भी जो है इनके भी अपने कुछ टैक्सेस थे, तो ये भी जो है पीजेंट से काफी सारे जो टैक्सेस थे वो लिया करते थे, जिन्हें हम टेथिस बोलते हैं। टेथिस में जो है जितना भी प्रोड्यूस यहाँ पे होता है खेती के थ्रू, जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसका 1/10 पार्ट जो होता है, ओके, वो जो है इन्हें देना है, चर्च को देना है एज ए टैक्स। सो फाइनली ऑल द मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट, एंड इसमें डायरेक्ट टैक्सेस हो गए, जैसे हम टेल बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एक तरह से ये टैक्स ही है जो कि सारे हर तरह के लोगों के ऊपर लगाया जाता है। एंड दे कुछ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो कि डेली कंजप्शन की जो आर्टिकल्स थे उनके ऊपर भी लगाए जाते थे, लाइक सॉल्ट के ऊपर या फिर टोबैको के ऊपर जो है ये टैक्सेस लगाते थे। सो द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वर बोर्न बाय द थर्ड एस्टेट ओनली। तो अब जो है ये जो किंग थे, जो स्टेट के द्वारा यहाँ पे फैसला लिया गया था कि हम जो है अपनी एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाएंगे, तो ये सारे टैक्सेस जो है ओनली थर्ड एस्टेट के लोग ही दिया करते थे। ओके, तो अब जो है थर्ड एस्टेट के जो लोग हैं, राइट, लाइक यहाँ पे पीजेंट्स हो गए, लैंडलेस लेबर हो गए, सर्वेंट्स हो गए, आर्टिजन्स हो गए, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, इनके द्वारा ही जो है सारा टैक्स अब पे किया जा रहा था, राइट। तो इनके ऊपर जो है काफी ज्यादा बर्डन अब बढ़ जाता है, इनका बर्डन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अब जो है ये किस तरह से राइज होते हैं, किस तरह से ये अवेयर होते हैं, जिसकी वजह से जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।